तो आज की क्लास में हम एक नए कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे और जो नया कोशिकांग होगा उसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुनो, आज हम नए कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे और उस कोशिकांग का नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक कोशिका का कोशिकांग होता है, मतलब ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। समझ में? इसका जो सामान्य नाम होता है, पहले ध्यान से देखें कि इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है कोशिका का शक्तिग्रह। कोशिका का शक्तिग्रह, याद रखना, कोशिका का शक्तिग्रह। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह कौन होता है, तो कोशिका का शक्तिग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिग्रह। ठीक है, ये नाम कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह कौन होता है, तो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर तुमसे पूछे कि इसका हिंदी में नाम क्या होता है, तो वो भी आप यहाँ से ऐड देख सकते हो। इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं इसको? सूत्रकणिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसकी खोज, कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कोलिकर द्वारा। कोलिकर ने इसकी खोज की, जबकि इसका नाम दिया वो दिया सी बेंडा ने। नाम देने वाला वैज्ञानिक था सी बेंडा और खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कोलिकर। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसने दिया? बेंडा ने। और खोज किसने की? कोलिकर ने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कई बार पूछा जाता है कि किसमें की, तो कीटों की पेशियों में। कीटों की पेशियों में, कीटों की पेशियों में। तो इसकी खोज की थी कीटों की पेशियों में। ये भी याद रखें आप कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो कीट होते हैं, कीटों के अंदर पेशियां होती है, उनमें की गई, मसल्स में की गई। ठीक है, इसका एक नाम और है जो आपको ध्यान से सुनना, बायोप्लास्ट नाम। कौन सा नाम? बायोप्लास्ट नाम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बायोप्लास्ट नाम दिया वो एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था फ्लेमिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम दिया फ्लेमिंग ने। तो इसके दो नाम है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक बायोप्लास्ट है। इसके अलावा भी एक नाम और है फाइलिया। तो फाइलिया को ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बायोप्लास्ट का पूछा जा सकता है कि इसका बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो बायोप्लास्ट नाम दिया फ्लेमिंग ने। तो ये तो है इसका सामान्य परिचय, कि इसका सामान्य नाम होता है कोशिका का शक्तिग्रह। ठीक है, खोज की कोलिकर ने, कहाँ की? कीटों की पेशियों में। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। और बायोप्लास्ट नाम दिया जो किसने दिया? फ्लेमिंग ने। अब हम आगे चलते हैं कि यह होता कैसा है। तो इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं होती है जो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ये इसकी आकृति की बात करें कि इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी शेप की बात करें तो देखो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है सूत्रकणिका। तो ये होता है धागे नुमा। कुछ जीवों में तो कैसा होता है? धागे नुमा, धागे के समान। याद रखना, धागे नुमा। सूत्र, सूत्र यानी होता है धागा, तो कैसा होता है? धागे नुमा। कैसे में कैसा होता है? अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। या फिर हो सकता है प्लेट नुमा। कैसा हो सकता है? प्लेट नुमा। तो माइटोकॉन्ड्रिया धागे नुमा हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या कैसा हो सकता है? प्लेट नुमा। पर कभी कभी इसकी संरचना कटोरी नुमा भी हो सकती है। समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें इसके आकार की, कि आकार में कितना बड़ा हो सकता है। आकार को बोलते हैं साइज। साइज की जब बात करते हैं हम, तो साइज में इसका आकार 0.5 से 1 माइक्रोन के बराबर हो सकता है। ये म्यू का जो साइन लगाया मैंने, म्यू बराबर होता है माइक्रोन। म्यू बराबर क्या होता है? माइक्रोन। ये म्यू को क्या कहते हैं? माइक्रोन। और मैं यहां बता दूं आपको कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। मतलब बहुत छोटा होता है। तो इसका आकार कितना होता है? 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन। समझ में? तीसरा, इसकी संख्या की बात करें कि ये संख्या क्या होती है? नंबर। ये नंबर में कितना होता है? ध्यान से सुनिए, तो ये 500 से 5000, 500 से कितना हो सकता है? 5000 प्रति कोशिका। प्रति कोशिका। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या
या तो हो सकती है 500 या कितनी हो सकती है मैक्सिमम 5000। कितनी हो सकती है 5000। 500 से लेकर कितनी हो सकती है 5000। क्या समझे? अब चले, आकृति हो गई, आकार हो गया, संख्या हो गई, समझ में? अब जो मैं इसके लिए एक सबसे विशेष बात लिख रहा हूं, जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, और वो ये है कि ये जो होता है, ये होता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। कौन सा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली होता है या दोहरी झिल्ली, मतलब दो झिल्ली वाला। कौन सी झिल्ली वाला? दो झिल्ली वाला। जिसके बाहर कितनी झिल्ली पाई जाती है? दो। और जिसमें दो झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, अब हम देखें तो मैंने इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं पड़ी, क्योंकि अभी हम इसका पढ़ेंगे संरचना। क्या पढ़ेंगे? संरचना। तो संरचना में इसके बारे में काम बताएंगे कि क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या होते हैं इसके। तो ये तो था इसका सामान्य परिचय। ठीक है, आप यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। मैं इसको तो कर देता हूँ रफ, और उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसकी संरचना से भी काफी प्रश्न आते हैं कि इसकी संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, कैसी इसकी संरचना होती है, और इसकी संरचना में किस भाग का क्या कार्य होता है, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसकी संरचना। तो यहां से मैं डाल रहा हूं संरचना। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मैं एक चित्र बना रहा हूं, बिल्कुल आसान सा चित्र है जो सब बच्चे बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, मतलब इसके बाहर दो झिल्लियां होती है ऐसे। अगर ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अंडाकार चित्र है। कौन सा चित्र है? अंडाकार, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार चित्र होता है। ठीक है, इसमें ये जो सबसे बाहर की झिल्ली है, तो ये तो होती है बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। और इसके जस्ट नीचे वाली होती है, ये होती है आंतरिक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहर वाली होती है बाहरी झिल्ली, उसके नीचे दूसरी जो होती है वो होती है आंतरिक झिल्ली। अब आपने ये पढ़ा है कि दो झिल्लियां होने के कारण इसको दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। पर आपको एक चीज बिल्कुल यहां से याद रखनी है कि ये दोनों झिल्लियां लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से निर्मित। कई बार पूछा जाता है लाइपोप्रोटीन से निर्मित, कई बार पूछा जाता है कि ये झिल्लियां किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से निर्मित। अगर कहीं भी आपको लाइपोप्रोटीन दिख जाए, तो मैंने पिछली क्लासों में भी बताया कि लाइपो का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर ही लाइपोप्रोटीन बनता है। तो लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन, और लिपिड प्लस प्रोटीन से ही क्या बनता है? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इसकी आंतरिक झिल्ली पर, इसकी आंतरिक झिल्ली पर कुछ इस तरह के उभार होते हैं, इस तरह के। और इस तरह के जो उभार होते हैं, तो इन उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के जो उभार होते हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टी। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं क्रिस्टी। चलिए मैं यहां से इसको दोबारा से वेरीफाई करके लिखता हूं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्या होते हैं? ध्यान से सुनो। आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित, आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा उभार, उपस्थित अंगुलीनुमा उभार, अंगुलीनुमा उभार। जो इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, इस पर ऐसी अंगुली के समान संरचना होती है इस तरह, और ये अंगुली के समान जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। कई बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती है, वो क्रिस्टी क्या होती है? तो क्रिस्टी होती है अंगुली के समान उपस्थित उभार। जैसे मेरी हाथ की अंगुली है, तो इस तरह के जो उभार होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब सुनो, इस क्रिस्टी पर, इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे इस तरह के हथौड़ी नुमा, इस तरह के क्रिस्टी पर इस तरह छोटी छोटी हथौड़ी नुमा संरचनाएं होती है। और क्रिस्टी पर ये जो छोटी छोटी हथौड़ी नुमा जो संरचनाएं होती है, या रेकेट नुमा जो संरचनाएं होती है, इन रेकेट नुमा संरचनाओं को कहा जाता है F1 कण। याद रखना कि इन रेकेट नुमा या हथौड़ी नुमा संरचनाओं को, या हथौड़े नुमा जो संरचनाएं होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रही, मैंने चिन्ह यहाँ पर लगाया,
तो ये जो तोड़ीनुमा संरचना होती है इनको बोला जाता है F1 कण या ऑक्सीसोम्स। याद रखेंगे, F1 कण या ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स तो ये होते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम्स। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है? तो आकृति में देखें आपको दो तरह दिख रहा होगा, ये या तो होते हैं हथौड़ी के समान, हथौड़ी के समान जैसे हमारी हथौड़ी होती है वैसे होते हैं, या फिर इनकी दूसरी आकृति होती है तो ये होते हैं रैकेट नुमा। कौन से होते हैं? रैकेट नुमा। आपने देखा होगा रैकेट जो होती है वो इस तरह का होता है जिससे, ठीक है, हाँ, तो इस तरह का संरचना होती है, तो ये रैकेट नुमा संरचना होती है। अब ध्यान से सुनो कि इनका कार्य क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कार्य। तो इनका कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना। एटीपी का क्या करना? निर्माण करना। याद रखना, एटीपी का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनाते हैं तो वो ऊर्जा होती है वो बनती है एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम होता है, अगर आपसे पूछ ले एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। कई बार पूछा जाता है एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है। मुझे काम करने के लिए, कुछ भी काम करना है, मुझे पढ़ना लिखना है, गाना है, सोना है, सब कामों के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमारे शरीर में बनाता है, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे शरीर में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं, या कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह। समझ में? जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादित करता है। कई बार पूछा जाता है कि अच्छी लेवल के एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा कौन सा भाग है जो ऊर्जा बनाता है, तो आप कहीं ऑप्शन में आ गया, जैसे क्रिस्टी है, F1 कण है, तो आपको सबसे पहले देखना है कौन सा कण ऊर्जा बनाता है? F1 कण, जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। F1 कण कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी पर। कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी। कई बार पूछते हैं कि F1 कण की संरचना कैसी होती है, तो कैसी होती है? हथौड़ी के समान। कैसी होती है? हथौड़ी के समान या रैकेट नुमा। मैं यहाँ पर आपको चित्र बना के बता दूं कि मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर ये जो कण है ये कौन सा कण है? F1। ये इधर बनाया है मैंने, ये भी कण कौन सा है? F1। समझ में? तो F1 के 3 भाग होते हैं। ये भाग कहलाता है शीर्ष भाग। कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग, जो सबसे ऊपर है। जो इसको ये जोड़ता है ये कहलाता है व्रंत। ठीक है, और ये जहां से जुड़ा होता है ये कहलाता है आधार। तो F1 कण के भी कितने भाग होते हैं? 3। जो सबसे शीर्ष भाग पे होता है वो शीर्ष, जोड़ने वाला होता है व्रंत, और जहां से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? आधार। अब चलिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को कहा जाता है फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। हमारे शरीर में जितनी भी प्रोटीन बनती है उन प्रोटीनों को बनाने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम्स। समझ में? और राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखना, राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अब राइबोसोम्स जो इसमें होता है वो होता है 70S प्रकार का। कौन से एस प्रकार का? 70S। राइबोसोम्स 70S प्रकार का होता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम्स कितने प्रकार का होता है? 70S। ठीक है ना? 70S किस किस से बना होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया। 70S जो होता है वो होता है 50S प्लस 30S। ठीक है, अब चलते आगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह की संरचना होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो इस तरह की संरचना होती है वो याद रखेंगे, ये होता है बेटा वृत्ताकार डीएनए। कौन सा डीएनए होता है? वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए। वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा होता है? वृत्ताकार होता है, द्विसूत्री होता है, और कैसा होता है? डीएनए होता है, वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए। ठीक है, वृत्ताकार क्यों होता है? सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये बिल्कुल कैसा होता है? गोल होता है। और जब ये गोल होता है तो एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि गोल होगा तो गोल के लिए तो वृत्ताकार आ गया। द्विसूत्री का मतलब बेटा ये 2 सूत्रों से बना होता है, इस तरह, इसमें 2 धागे होते हैं, और ये डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी अंदर जो पदार्थ भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी अंदर जो पदार्थ भरा होता है
वो सारा कहलाता है आधात्री। तो क्या कहलाता है? आधात्री। समझ में आया? जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आधात्री माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव्य पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव्य पदार्थ क्या कहलाता है? आधात्री। माइटोकॉन्ड्रिया में पहली संरचना क्रिस्टी होती है और दूसरी कौन सी होती है? आधात्री। तो आधात्री होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी द्रव पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं? आधात्री। और आधात्री में क्या पाया जाता है? तो आधात्री में पाई जाती है प्रोटीन, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है विटामिन, चौथे होते हैं एंजाइम, पांचवा होता है डीएनए, राइबोसोम्स, आरएनए आदि। ये सभी चीजें याद रखना कि आप अगर से पूछे कि आधात्री में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, विटामिन पाए जाते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? आरएनए। तो ये जो मैंने संरचना बनाई है बिल्कुल आसान है। मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्रिस्टी से, दूसरा कहाँ से आता है? F1 से, तीसरा आता है एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी में। ठीक है, तो आप बना लीजिए, उसके बाद इसके कार्यों पर डिस्कस करेंगे। अब हम आगे जो है वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ कार्यों पर हम चर्चा करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, तो हम कार्य पर की बात करते हैं। हाँ, तो कार्य में देखें हम सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य होता है एटीपी ऊर्जा का उत्पादन। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन याद रखना, एटीपी ऊर्जा का उत्पादन। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह याद रखना, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह। तुमसे कई बार पूछा जाएगा कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, तो कौन सा किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। दूसरा, श्वसन में सहायक। याद रखना, सजीवों में जो श्वसन होता है, और श्वसन दो तरह का होता है, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। तो श्वसन में सहायक होता है, और कौन से श्वसन में? आंतरिक श्वसन में, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में। याद रखना, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में। याद रखना कि ये कई बार पूछते हैं कि कौन से श्वसन में होता है, तो कौन से श्वसन में होता है? आंतरिक या कोशिकीय में, जो कोशिकाओं के अंदर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से रखना, श्वसन के दो चक्र, श्वसन में 3 चक्र होते हैं। ध्यान से देखना, पहला जो चक्र होता है वो होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र या टीशीय चक्र। याद रखना, क्रेब्स चक्र या हाँ, तो श्वसन का पहला चक्र क्रेब्स चक्र या टीशीय चक्र। कई बार पूछा जाता है टीशीय की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीशीय की होती है ट्राई। टीशीय होता है ट्राई, सी से होता है कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ए से होता है एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चक्र होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ईटीएस। ईटीएस याद रखना, दूसरा चक्र होता है ईटीएस। ये ईटीएस, ईटीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी होता है ये भी कहाँ होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखना, श्वसन के दोनों चक्र क्रेब्स चक्र और ईटीएस दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम संबंधी कार्य, याद रखना, एंजाइम संबंधित कार्य। तो एंजाइम संबंधित कार्य भी ये करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनसे क्या करता है? एंजाइमों से संबंधित कार्य करता है। चौथा,
ऑक्सी कारक फॉस्फोरिलीकरण करना, ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण करना, ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण करने का कार्य भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। याद रखना, ऑक्सीकारक जो फॉस्फोरिलीकरण होता है जिसमें एटीपी और NADPH2 बनती है, तो वो भी ऊर्जा का निर्माण भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के 3-4 ही कार्य होते हैं। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करना, श्वसन में सहायक होना, एंजाइम संबंधित कार्य करना, और कौन से? ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण संबंधित कार्य करना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक को लेकर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आगे नए वीडियो में। धन्यवाद।